बीए सेकेंडरी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्यपाल पर चर्चा करेंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद होती है। चूँकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है तो राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। अब देखिए बच्चों, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। हम ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमारी जो है मनोनीत राज्यपाल है, निर्वाचित राज्यपाल नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति संघ की कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। अब देखिए बच्चों, मनोनीत राज्यपाल क्यों है भारत में, निर्वाचित क्यों नहीं। तो सबसे पहले तो बच्चों, संविधान में संघ और राज्यों के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है और एक निर्वाचित राज्यपाल तथा संसदीय शासन व्यवस्था परस्पर मेल नहीं खाते। निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। निर्वाचित प्रधान होने पर राज्यपाल और मंत्रिमंडल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसलिए क्योंकि मंत्रिमंडल भी जनता का प्रतिनिधि होता है। दूसरा बच्चों ये कि अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन करें तो राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन नेतृत्व की कठिन प्रॉब्लम पैदा करेगा कि भाई नेता राज्यपाल होगा या मुख्यमंत्री, है ना। राज्यपाल नेता हो नहीं सकता क्योंकि वास्तविक सत्ता तो मुख्यमंत्री में निहित है, और राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो ये भी उचित नहीं लगता। थर्ड देखिए बच्चों, क्यों हमने मनोनीत राज्यपाल रखा है। यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल में भी कंपटीशन की संभावना तो कम हो जाती है, किंतु इस व्यवस्था से क्या होगा, राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली मात्र बन के रह जाएगा। अब एक और ये था कि प्रारंभ में संविधान निर्माताओं ने कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे, लेकिन बाद में ये सोचा कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कि केंद्रीय सरकार को ही पर्याप्त शक्तिशाली बनाएंगे तो ही देश की अखंडता की रक्षा संभव है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। इसके अतिरिक्त संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा प्रस्तुत सूची में से राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करे, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। नामों को चुनने में विधानमंडल गुटबंदी के आधार पर काम करेगा। राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और मध्यस्थ निर्णायक की होती है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता तो संभावना इस बात की थी कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता, और इस बात की बहुत आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी और गुटबंदी का शिकार हो जाता। इसलिए हमने राज्यपाल को मनोनीत किया है, निर्वाचित नहीं। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गई राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है ना। अब राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए हालांकि कुछ योग्यताएं भी है कि वह संसद के सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लाभ का पद धारण नहीं करे, उन्हें सब निःशुल्क निवास स्थान, वेतन भत्ते सब मिलते हैं। अब बात आती है शक्तियों की। तो संविधान के द्वारा राज्यपाल को पर्याप्त शक्तियाँ प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो राष्ट्रपति की केंद्र में है। अब हम उसकी शक्तियों को देखें तो सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है, जिन्हें वह स्वयं भी अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श पे कुछ मंत्रियों की, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उनसे परामर्श लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है। राज्य सरकार के कार्य के संबंध में वह नियमों का निर्माण करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। उसे मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सभी निर्णयों से अवगत कराए। फिर विधायी शक्तियों में देखिए बच्चों, राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अविभाज्य अंग होता है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है और व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित भी कर सकता है। आम चुनाव के बाद विधानमंडल की पहली बैठक में वह 1 या 2 सदनों को किसी विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। अगर विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होती है। वह कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों को वही शक्ति प्राप्त होती है जो राज्य विधानमंडल के अधिनियमों को होती है। यह अध्यादेश विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक क्रियाशील रहता है। यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमंडल उस अध्यादेश को अस्वीकृत करने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश रद्द समझा जाता है। वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों में ऐसे लोगों को नामजद करता है, मतलब जहाँ पे 2 सदन है बच्चों, राजस्थान में तो एक ही है लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा में ऐसे लोगों को नामजद करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष व्यवहारिक ज्ञान रखते हों। अगर वह ऐसा समझे कि विधानसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह ऐसा उनको मनोनीत करने का कार्य भी कर सकता है। फिर है वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रति वर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। राज्य की संचित नीति राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार के व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है और क्षमा भी कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विविध शक्तियाँ भी प्राप्त है, जैसे वह राज्य लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वह ये भी देखता है कि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार चलना संभव नहीं है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है। उसके प्रतिवेदन पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संविधान के द्वारा किन्हीं राज्यों के राज्यपालों को कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वविवेकी शक्तियाँ भी प्रदान की गई है, जैसे असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आदि राज्यपालों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। ये तो बच्चों हो गई राज्यपाल की शक्तियाँ। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ भी प्रदान की गई है और कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल का पहला काम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना है। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है तो राज्यपाल के लिए उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों कि दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, बहुमत वाले दल में नेता पद के 2 दावेदार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल अपने स्वविवेक शक्ति का यूज़ कर सकता है और वो देखता है कि कौन स्थायी सरकार बना सकता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऐसे बहुत से केस हुए हैं, जैसे हम 1952 का राजगोपालाचार्य का देखें या लेटेस्ट हम 1997 का देखें। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रमेश भंडारी द्वारा जगदम्बा पाल को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्ति में ऐसे आचरण को अपनाया गया था जिसे स्वविवेक के विवेकहीन प्रयोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसको लेके समय समय पे विवाद होते रहे हैं। फिर है बच्चों मंत्रिमंडल को भंग करना। राज्यपाल को ये स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया जाए। राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतया निम्न परिस्थितियों में मंत्रिमंडल को अपदस्थ किया जा सकता है। सबसे पहला, यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मंत्रिमंडल का विधानसभा में बहुमत समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुख्यमंत्री अधिवेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकता है। 1968 में अजय मुखर्जी को इसी आधार पर पदच्युत किया गया था। दूसरा, यदि किसी मंत्रिमंडल के प्रति विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाने में मंत्रिमंडल त्यागपत्र न दे तो भी राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल संविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो तब भी उसे पदच्युत किया जा सकता है। यदि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी साबित हो गया है, ऐसी स्थिति में भी मंत्रिमंडल को पदच्युत किया जा सकता है। तीसरी स्वविवेकी शक्तियाँ बच्चों विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। सामान्य रूप से ये अधिवेशन बुलाना मुख्यमंत्री का राज्यपाल का कार्य है जो मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में ये स्वविवेकी शक्तियों का यूज़ किया जा सकता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर सकता है। इस संबंध में वह मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री को विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
अगर उसको लगता है कि मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो मुख्यमंत्री से कह सकता है कि आप जल्दी से जल्दी विधानसभा का अधिवेशन बुलाओ। इसके अतिरिक्त बच्चों, विधानसभा को भंग करना। वैसे तो विधानसभा को भंग तभी किया जाता है जब मुख्यमंत्री ऐसा परामर्श दे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार कर सकता है या मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है। फिर मुख्यमंत्री के विरुद्ध वाद दायर करने की अनुमति देना भी राज्यपाल का स्वविवेकी अधिकार है। संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। 1995 के जयललिता प्रकरण से यह स्पष्ट हो गया कि जब कोई पक्ष भ्रष्टाचार या किन्हीं आरोपों के आधार पर मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगता है, तब इस संबंध में वह अपने ही विवेक के आधार पर निर्णय करेगा। तो इसके अलावा भी बहुत से स्वविवेकी कार्य जो राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, जैसे वह मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना मांग सकता है, वह मुख्यमंत्री से ऐसे मामले को जो मंत्री ने अकेले निर्णय लिया और समस्त मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए उन्हें कह सकता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट है बच्चों की राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान तो नहीं है, लेकिन वह नाममात्र का अध्यक्ष भी नहीं है। तो राज्यपाल दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है। वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है ताकि राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था सही ढंग से चल सके। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।